से स्लैब चल रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट स्लैब। वन वे स्लैब कर ली थी हमने, प्रॉब्लम करी थी, कौन सी थी? सिंपली सपोर्टेड थी, कंटिन्यूस थी। क्वेश्चन हुआ था एक स्लैब का, सिंपली सपोर्टेड थी, वन वे स्लैब का सिंपली सपोर्टेड वाला केस बता दिया आपको। देखते हैं, सो विल कंटिन्यू करते हैं। तो वन वे स्लैब का सिंपली सपोर्टेड केस डिजाइन करके देखा था आपको, उसमें सारे चेक्स बता दिए हमने, फ्लेक्चर के लिए भी देख लिया था, शेयर के लिए भी देख लिया था, रिफ्लेक्शन के लिए तो हमने डिजाइन किया था उसको, टेक्निक बाकी टेक्निक खराब हुई थी, तो बाकी टेक्निक बताइए आपको सिंपली सपोर्टेड और कंटीन्यूअस की टेक्निक नहीं बताइए। टेक्निक आपको बता रखी है, मैं शायद नोट्स में करवाया हुआ है, आपको एरिया की वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर, टेक्निक बता रखी है आपको, एरिया की वैल्यू पुट करनी है उसमें, बाकी कुछ नहीं करना है। टेक्निक का डिस्कस कॉमन है सबके लिए, टेक्निक इज कॉमन फॉर ऑल दी केसेस। आपको आपने एरिया कैलकुलेट किया, बस वो एरिया पुट करना है उसके अंदर, सिंपली पुट एरिया देयर, बाकी सारी टेक्निक बता दी आपको। कंटीन्यूअस की बताइए और सिंपली सपोर्टेड दोनों की, दोनों केसेस की भी मैंने आप इसका टेक्निक बहुत सिंपली सपोर्टेड आल्सो, कंटीन्यूअस आल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कंटीन्यूअस लैब कैसे करते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट कंटीन्यूअस लैब। सो करो कंटीन्यूअस लैब एनालिसिस। कंटीन्यूअस लैब में आपको बस स्टील निकाल के दूंगा, बाकी सारी कहानी आपको पता है, वो फ्लेक्चर और शेयर वो सब चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कंटीन्यूअस लैब में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द एनालिसिस यू कैन डू ऑन योर ओन। सो कंटीन्यूअस लैब डिजाइनिंग, सो डिजाइन दिस लैब, डिजाइन दिस लैब, डिजाइन दिस लैब given below, design this lab given below, live load is equal to 6 kN per meter square, floor finishes, वो ये लिखते हैं, floor finish 65 mm, floor finish 65 mm thick, floor finish 65 mm thick, unit weight of floor finish, unit weight of floor finish 22 kilonewton per meter cube, 22 kilonewton per meter cube, use M20 grade of concrete, Fe 415 grade of steel, Fe 415 grade of steel, wide exposure, and slab is continuous, over 4 equal span, over 4 equal span। तो ये हमारी रेफरेंस निकल के आ गई। इसे थी सिचुएशन गिवन थी, तो डायग्राम स्केल पे नहीं, डायग्राम छोड़ दीजिए, और फिर भी समझ में आ जाएगा आपको क्या है। 4 इक्वल स्पैन बनानी है, तो ये हमारी 4 इक्वल स्पैन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो उसको एडजस्ट कर लेना, इक्वल स्पैन है चारों के चारों, तो 4 इक्वल स्पैन, तो ये हमारी 4 इक्वल स्पैन निकल के आ गई है। सो दिस इज द सिचुएशन हमारी। तो हमारी कंटीन्यूअस लैब की कहानी है, स्टोरीज ऑफ कंटीन्यूअस लैब, 4 मीटर बाय 12 मीटर। दिस वैल्यू इज गिवन टू बी ए की वैल्यू दे रखी है आपको 200 है, सो ए इज गिवन टू बी कैलकुलेट दिस। हमारे पास एक कंटीन्यूअस लैब, सो कंटीन्यूअस लैब में आपको सपोर्ट की थिकनेस दे रखी है, सपोर्ट थिकनेस इलेवन है, नियर बाय टू द एज, ठीक है। चलो तो अडॉप्ट द टाइप प्रोसीजर, सारा प्रोसेस बता देना आपको, स्टेप्स लिख के, तो डिजाइन स्टेप्स बताना। सो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 पहले क्या निकालते हैं, व्हाट वी कैलकुलेटेड एल इफेक्टिव निकालते हैं, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव, सो वी नो दैट एल इफेक्टिव बाय डी should be less than k1 k2 k3 k4 into value, ये वैल्यू है, सो into value, what about effective, what about effective, क्या बात, what about effective 4.2 मीटर कैसे निकाली, 4.2 मीटर कैसे निकाली effective, how you found this 4.2 मीटर, L by 12 is more than A, so L here by 12 is more than A, बिल्कुल सही बात है। then तो अगर K square by 12 is more than the support width, तो उस केस में क्या निकल जाती है, it comes out to be how much, plus b by 2 plus b by 2, इसका मतलब किसकी तरफ वेट करती है, इसका मतलब किसकी तरफ वेट करती है, सेम ऐसे सब सपोर्टेड, और सभी सपोर्टेड की तरफ वेट तो कर जाती है, इसलिए वेट लाइक सभी सपोर्टेड, ये वेट कर जाएगी सभी सपोर्टेड की तरफ, पर सवाल ये कि सभी सपोर्टेड की तरफ वेट तो करेगी, पर कैलकुलेट कैसे करोगे, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट, इट इज ओनली नेम, तो
डेप्थ के लिए तो नहीं है हमें, दोनों की वैल्यू डेप्थ डेट केस कल कैसे एनालिसिस करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, डी की वैल्यू बी से ज्यादा है, अज्यूम दैट डी इज मोर देन बी। हाँ बी बोलो, ये बोलो, एक ही बात है, सवाल नहीं रहेगा तो मेरे लेंगे, कोई सेंटेंस नोटेशन नहीं है कि आपको डी बोलना है या बी बोलना है, या बी बोलना है या ए बोलना है, तो इफेक्टिव आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम चेक लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्लियर स्पैन बाय 12 कितना, क्लियर स्पैन बाय 12 क्लियर स्पैन बाय 12 भाई, इसमें क्लियर स्पैन कितना है अभी, कौन सी लोगे इफेक्टिव, छोटा लोगे बड़ा लोगे, एलेक्स लेंगे या लेंगे 4 मीटर, सो 4 मीटर, सो 4 मीटर, सो क्लियर स्पैन विल बी इक्वल टू 4 into 10 raised by 3 by 12 coming out to how much, हमेशा छोटी स्पैन ली जाती है, सो 333.33 mm लेस देन व्हाट 200 mm, कैसे छोटी है 200 mm से छोटी है, लेस देन 200 mm, इसका मतलब किसकी तरह वेव करेगी, इसका मतलब किसकी तरह वेव करेगी, 200 mm छोटी है 333 mm से, इट विल बिहेव लाइक व्हाट 200 mm is smaller than 333 mm, इसका मतलब किसकी तरह वेव करेगी, सभी सपोर्ट सेक्शन की तरह, सो विल से L effective is equal to minimum of LC plus, यहाँ पे A बोल देंगे, अगर B1 B2 बोलता हूँ उसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A/2 plus A/2, यहाँ पे B की वैल्यू A है और दूसरा क्या है प्लस D, अब क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, D की वैल्यू नहीं है, हम क्या मान लेंगे, assuming what A की वैल्यू छोटी किससे, D से, तो मैंने ये मान लिया A की वैल्यू छोटी है तो यहाँ इफेक्टिव किसके निकल जाएगी, तो L effective निकल के आ जाएगी क्लियर स्पैन प्लस D, तो इसका मतलब 4 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो कमिंग आउट टू बी हाउ मच 4.2 मीटर, ये 4.2 मीटर आ जाएगी, ऊपर वैल्यू पुट करो, सब्स्टिट्यूट निकल, अब ये कोई वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू कौन सी है, सपोर्टेड है, किसकी सपोर्टेड कंटीन्यूअस, किसकी भी नहीं, किसका किस लेवल, कंटीन्यूअस लेवल, so it's continuous level, so it's continuous level, 28 कौन बोल रहा है, 26 ले लेंगे, so 26 ले लेंगे, so 26 ले लेंगे, वर्ग निकाल रहे हैं, हाँ वर्ग निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वर्ग निकाल रहे हैं, we're talking about one slab, तो बात कर रहे हैं one slab की, we're talking about one slab, बीच में टेलीग्राफ कहाँ से आ गया, तो 26 होगा, किस तरीके से 26 होगा, क्या लॉजिक लगा के 26 निकाला, लेकिन कौन सा स्लैब को डिजाइन करके बताऊँ, तो डिजाइन स्लैब 26 ले रहे हो तो कंटीन्यूअस मान लिया आपने, कौन सा स्लैब डिजाइन कर रहे हो, अरे बन के तो वही 4 इक्वल स्पैन तो यहाँ पे 4 इक्वल स्पैन में भी तो है वैल्यू, तो कॉर्नर वाली डिजाइन कर रहे हैं, तो कॉर्नर वाली का एक एंड तो हमारा सभी सपोर्टेड है, और अगेन सभी सपोर्टेड, कॉर्नर वाली का एक एंड तो सभी सपोर्टेड है, दूसरे एंड से वो कंटीन्यूअस है, तो अदर एंड इज कंटीन्यूअस, तो एक एंड से भी सपोर्टेड है, दूसरे एंड से वो कंटीन्यूअस है, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू को टेकन एल इफेक्टिव बाय डी, ये देखो पता लगा चक्कर, तो आप एंड वाली कर रहे हो तो एक एंड से भी सपोर्टेड है, दूसरे वाली से क्या है, दूसरे वाली से तो कंटीन्यूअस है, कहने का मतलब है हमारे कोड में हर एक सपोर्ट कंडीशन के लिए, हमारे कोड में हर एक सपोर्ट कंडीशन के लिए एल इफेक्टिव बाय डी की वैल्यू गिवन नहीं है, और एवरी ऑफ द सपोर्ट कंडीशन की वैल्यू नॉट गिवन, जैसे वैल्यू गिवन है सभी सपोर्ट के लिए, अब सभी सपोर्ट के एब्सोल्यूट केस हो गया कि बीम आपको सभी सपोर्ट लग जाएगी, या कंटीन्यूअस बीम आपको बीम कंटीन्यूअस आपको बना के दिखाई दी, तो दोनों एजेस क्या थे कंटीन्यूअस थे, वो दी एक्चुअल कंटीन्यूअस, तो यहां पर तो क्या हमारा केस, यहां पर तो कैसा केस आ गया, यहां पर हमारा केस आ गया एक तरफ से सभी सपोर्ट है, दूसरी तरफ से क्या चल रही है कंटीन्यूअस चल रही है, हम ज्यादा रनिंग भी कंटीन्यूअस, तो अगर एक एंड सभी सपोर्ट है दूसरा कंटीन्यूअस और कोड स्पेसिफाई नहीं करता हर एक सपोर्ट कंडीशन के लिए एल इफेक्टिव बाय डी की वैल्यू, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो पैरामीटर वैल्यू करना तो कैसे लेंगे, देखिए एवरेज वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू, जो पैरामीटर हमारा वैल्यू करता है उसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ध्यान रखना इस चीज का, तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए मैं नोट करके मेंशन कर देता हूं, रेफरेंस पॉइंट की फॉर्म पर नोट, ताकि आगे के लिए ध्यान रहे, क्या है क्या डिस्कस किया, so IS 456 doesn't provide L effective for all, doesn't provide L effective for all support type, for all support type, for all support type condition, for all support type conditions, considering simply supported, considering simply supported as similar supporting condition, as similar supporting condition for the present case, तो इस कंडीशन में देख रखी है, इस कंडीशन के लिए चीज मेंशन नहीं कर रखी है, तो हमने मान लिया कि ये जो प्रेजेंट केस है सभी सपोर्ट के इक्वलिटी चल रहा है, तो सभी सपोर्ट के इक्वलिटी चल रहा है, तो एक तरफ से सभी सपोर्ट है दूसरी तरफ से कंटीन्यूअस है, तो हम वैल्यू की वैल्यू कितनी ले लेंगे, सो वी कंसीडर द वैल्यू टू बी हाउ मच, सो वी कंसीडर द वैल्यू टू बी 20 और 26 होती है, सो वी कंसीडर द वैल्यू टू बी 20 प्लस 26 बाय 2, तो एक दूसरा कंसेप्ट है आपको नेक्स्ट बताइए प्रॉब्लम में था, व्हिच वी डेफिनेटली फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम, इफ यू डिजाइन सेकंड स्लैब देन वी टेक 26, हां अगर दूसरी स्लैब को डिजाइन करोगे तो आपको 26 लेना पड़ेगा, तो अगर आप दूसरी स्लैब डिजाइन करोगे इफ यू डिजाइन दिस स्लैब तो फिर 26 लेंगे, और दूसरी स्लैब डिजाइन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, दूसरी स्लैब डिजाइन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, तो अगर आप करोगे इफ यू डू इट देन इट इज फाइन, तब बात सही है आपकी, और उसके लिए डायमेंशन दे देते, और डायमेंशन जुड़ा है, जो मेंशन किया शॉर्ट लो स्मार्ट क्या लिखा हुआ है, इक्वल स्पैन दिया हुआ है, इक्वल स्पैन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट मीनिंग ऑफ दिस, इक्वल स्पैन दिया हुआ है, इट मींस व्हाट, इक्वल स्पैन इज गिवन टू यू, इट मींस व्हाट, चारों की इक्वल स्पैन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, डायमेंशन सेम नहीं है, स्पैन इक्वल है बस, ओनली स्पैन इज सेम, डायमेंशन आर नॉट सेम, तो चारों की स्पैन आपको बराबर देना चाहिए, डायमेंशन सेम नहीं हो जाएगी स्पैन से, सर फिर तो दो बार डिजाइन करना पड़ेगा, एक कॉर्नर के लिए एक सेकंड के लिए, तो दो बार डिजाइन बिल्कुल करना पड़ेगा, दो बार क्या चार बार डिजाइन करना पड़ेगा, दो बार क्या चार बार आपको डिजाइन करना पड़ेगा, सबकी डायमेंशन अलग-अलग हुई तो इफ डायमेंशंस ऑफ ऑल दी स्लैब्स आर डिफरेंट, जितनी भी स्लैब्स होंगी सबकी अलग डिजाइन चलेगी, डिजाइनिंग ऑफ ऑल विल कम आउट डिफरेंट, आप दो बार बोल रहे हो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है डायमेंशन किसकी रखी बस, कॉर्नर वाइज स्लैब की रखी, तो मैं इसको डिजाइन करके दे सकता हूं, और दिस विल बी डिजाइन, सबकी डायमेंशंस भी सेम होती तो डिजाइनिंग क्या चलती सेम चलती, यदि अलोंग विद दिस स्पैन इफ द डायमेंशंस वुड हैव बीन सेम देन डिजाइनिंग ऑफ ऑल दी स्लैब्स वुड हैव बीन सेम, तो वो सारी चीजें सेम निकल जाती, और अभी के लिए आपको वही स्लैब डिजाइन करनी पड़ेगी, दैट इज स्लैब डिजाइन, ये चीज, और एग्जाम में अब एग्जाम पे क्या होगा, फिर एग्जाम के साथ करा देता हूं, और एग्जाम में तो एक ही पैनल आता है, बढ़िया एग्जाम पे खत्म हो गया, तो एग्जाम में काम खत्म हो जाएगा, एग्जाम में एक ही पैनल आता है, आप एक पैनल डिजाइन करना सीखोगे, जब फील्ड में जाके काम करोगे आपको एक पैनल डिजाइन करना आता है, तो डिजाइन करने वाला आएगा कोई सा भी प्रोजेक्ट आपके पास, आप एक पैनल डिजाइन करके दोगे, बाकी दोबारा कर दोगे, एग्जाम में तो एक ही आया ना, वो एक ही आता है, ऐसे हुआ
ये स्पैन उसकी डायरेक्टली डिजाइन कॉर्नर वाली स्लैब की होगी। सबकी 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 जो स्पैन है वो बराबर कर रखी है, यानी सब 4 मीटर के 12 मीटर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा उससे, तो वो सेम ही लेके चलूंगा, जब तक बोलेगा नहीं अंटिल अनलेस इट इज क्लियरली मेंशन्ड बिफोर। तो अभी के लिए कॉर्नर वाली डिजाइन हो रही है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। दिस इज द वैल्यू जस्ट कमिंग आउट। सो वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, सो दिस इज द वैल्यू व्हिच कम्स आउट, तो ये वैल्यू निकल के आ गई भाई, तो वैल्यू निकल के आ गई। तो आगे बढ़े, अब निकाल लो L effective by D। So L effective by D सब्स्टिट्यूट करो, L effective कितना हमारा 4.2 मीटर, 4.2 by D should be less than K1। What about the value of K1? डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है स्पैन लेंथ के ऊपर। अगर स्पैन लेंथ 10 मीटर से नीचे है जो है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 मीटर। K2 की वैल्यू डिपेंड करती है परसेंटेज रिइंफोर्समेंट के ऊपर, 1.2 से लेकर 1.6 के बीच होती है इन जनरल, आप किसी भी वैल्यू उठा सकते हो। लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू हाउ मच 1.2। K3 की वैल्यू डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के ऊपर, कुछ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़े, डिपेंड करती है सेक्शन की ज्योमेट्री के ऊपर, वेब ऑफ लेंथ की विड्थ के रेशियो के ऊपर, रेक्टेंगुलर है तो ये 1, बाद में वैल्यू कितनी निकाली आपने 23, कैलकुलेट D। सो D की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, D की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 152.17 मीटर से, 152.17 मीटर से कितने लेके चलो D, जो 152.17 मीटर से, so D should be how much 160 mm। तो D की वैल्यू कितनी लेनी मैंने, D comes out to be 160 mm। ये चीज अब कल जो सवाल आया था आपको उसमें क्या करना था, फ्लोर फिनिश की थिकनेस करनी थी। मैंने जब डेट निकाला था मैंने टोटल जोड़ दिया उसके अंदर, तो हर प्रोफाइल की प्रॉब्लम करना है ताकि कुछ भी आए आप प्रिपेयर हो उसके लिए। तो कल आपको फ्लोर फिनिश की उसने थिकनेस नहीं बताई थी, थिकनेस बहुत छोटी बताई, वो मैंने खुद अज्यूम करी थी, और फिर फ्लोर फिनिश का यूनिट भी पूरी मान लिया था कंक्रीट की यूनिट, और साथ में जानकारी दी इक्विलेटरल नहीं होता, चक्कर में सवाल दिया हुआ है। इस बार आपको फ्लोर फिनिश की थिकनेस भी दे दिया, फ्लोर फिनिश वाली स्पीड लगता है ऊपर टाइल लगती है, अब वो कंक्रीट नहीं होता, यूनिट कंक्रीट यूनिट पे काम होता है, कितना दिया हुआ इस बार 22 देगा, तो कम है नहीं देगा डेटा, तो मान लीजिए क्या निकाल लेगा, डेटा निकाल तो फाइंड डेटा, बाकी लाइव लोड तो आपको देगा, लाइव लोड भी ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंक्रीट का लोड निकालना पड़ेगा, फ्लोर फिनिश का लोड निकालना पड़ेगा, लाइव लोड देगा, लाइव लोड इसमें डिफरेंट। तो एसपॉटी प्रॉब्लम ये पूछ क्या सवाल होगा उसके हिसाब से पहुंच लेंगे। तो ये हमारी निकल गई 160 में 160 में। नेक्स्ट अब ओवरऑल डेप्थ, सो अज्यूम एक्सपोजर दिया हुआ है आपको, एक्सपोजर इज माइनर, सो अज्यूम नॉमिनल कवर ऑफ 15 mm एंड मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ 10 mm, एंड मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ 10 mm, तो ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी निकल के 160 प्लस 10 by 2 प्लस 15 कितनी आ रही वैल्यू 15 20। अब आपको यहाँ सर L इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, L इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, L इफेक्टिव चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, चेंज कर देते हो, चेंज करो L इफेक्टिव चेंज कर देते हैं, तो चेंज हो जाएगा L इफेक्टिव, यानी कि L इफेक्टिव वैल्यू किसकी अकॉर्डिंग निकल जाएगी, कभी चेंज किया था उसको तो हमें माना होता है कि हमारी असम्पशन क्या है, E की वैल्यू B से छोटी है, सो A इज लेस देन D, कितना है, A कितना जाएगा सवाल में आपको 200, और D की वैल्यू कितनी है भाई 160, तो D की वैल्यू कब निकल गई, L इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाएगी, L इफेक्टिव चेंज कर लेते हैं, चेंज वैल्यू L इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो पहले चेंज कर लो बाद में निकाल लो ओवरऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट चेंज वैल्यू ऑफ L इफेक्टिव, सो यू कैन से since D is less than A, क्योंकि D की वैल्यू A से कम है, L इफेक्टिव इज हाउ मच, L इफेक्टिव कितना होगा 4 plus 0.16, so 4.16 मीटर, it comes out to be 4.16 मीटर, ये वैल्यू 4.16 मीटर बराबर निकल जाएगी, ठीक है। सो L इफेक्टिव निकल गया 4.16 मीटर, कोई से 1 मीटर ना उसमें से एनी वन टू रेफर कर लो, क्लियर है सॉरी। अब व्हाट अबाउट डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ निकाल सकते हैं, सो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओवरऑल डेप्थ। तो असम्पशन वापस अब मैं लिखूंगा, सो D होगी हमारी स्मॉल d प्लस मेन रिइंफोर्समेंट डायमीटर प्लस हमारा कवर, सो इट इज इक्वल टू 160 प्लस 10 by 2 प्लस कवर, सो कवर हम लेके चल रहे हैं 15 सो देखिए कवर 15 तो कवर मैं लेके 15 कितनी आ रही है, इट कम्स आउट टू 180 mm, सो 180 mm, सो इट कम्स आउट टू 180 mm, सो ये 180 mm निकल के आ गया, नीचे असम्पशन लिखनी पड़ेगी, अप्लाई असम्पशन आल्सो, तो assuming clear cover, so assuming clear cover of 15 mm and main reinforcement diameter and main reinforcement dia equals to 10 mm, तो हमारी असम्पशन लगेगा, these are the assumptions being put, तो ये असम्पशन निकल के आ गई भाई। सर D में 65 mm भी तो ये कौन है रौनक, ये D में 65 mm क्यों ऐड हो जाएगा जब स्लैब का पार्ट है क्या, मतलब पूरा सवाल करा है, अरे स्लैब की डेप्थ थोड़ी है, वो डायग्राम भी यही डायग्राम बना के दिखाना शायद, दिस वाज डायग्राम नहीं शो, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है व्हाइट कलर, दिस इज आवर इफेक्टिव डेप्थ, सीजी ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, ये हमारी ओवरऑल डेप्थ है, स्पेसिफिकली इसका डायग्राम बना के दिखाना कि कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर, वो डेड लोड निकालने के लिए हमने फिनिशिंग की डेप्थ कंसीडर करी निकल, सो दिस इज आवर इफेक्टिव डेप्थ जिसकी वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर दी है, ये हमारी ओवरऑल डेप्थ है, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ, फिर इसके ऊपर फिनिशिंग की जाती है, अब फिनिशिंग डेड लोड का पार्ट है वो स्लैब की थिकनेस में थोड़ी ना इंक्लूड होगा, ये आपने स्पीड लगा रखी है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर आपने टाइल लगा रखी है या जो भी काम करा रहा है फ्लोरिंग का, उसको फ्लोरिंग बोल दो, ये अलग से थिकनेस है, अलग से दिखा के दिया आपको, दिस वाज बीन शोन टू यू सेपरेटली, आज के सवाल में आपको ये वैल्यू दे रखी है अलग से, टुडेस प्रॉब्लम दिस वैल्यू इज गिवन सेपरेटली, तो ये वैल्यू आज के सवाल में आपको अलग से दे रखी है 65 mm, दिस वैल्यू इज गिवन टू 65 mm, कल मैंने इसको 40 mm मान लिया था, यस्टरडे आई वाज टू बी 40 mm, ठीक है चीज, ये करना है कुछ भी, कैन यू वांट टू गो फ्रॉम दिस वन, चलिए आगे, चलिए ये हमारी ओवरऑल डेप्थ निकल के आ गई, नेक्स्ट व्हाइट कलर कोटा, व्हाइट कलर कोटा, देन एस्पेक्ट रेशियो ly by lx, चेक करो स्लैब कैसी है, सो एस्पेक्ट रेशियो ly by lx, सो दिस इज द एस्पेक्ट रेशियो टू बी एनालाइज्ड, सो एस्पेक्ट रेशियो 12 मीटर, तो 12 मीटर है, सो 12 plus 0.16 upon 4 plus 0.16, कितनी वैल्यू आ गई, 2.92 greater than 2, 2.92 greater than 2, so hence it can be designed as what, so hence it can be designed as one way slab, तो इसलिए आप इसको डिजाइन कर सकते हो one way slab की तरह, so hence it can be designed as one way slab, it can be designed as one way slab, तो इसको डिजाइन कर सकते हैं one way slab की तरह, it can be designed as one way slab, तो इसकी डिजाइन हो जाएगी one way slab की तरह, अब डिजाइन करेंगे one way slab की तरह क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज बी फॉर्मूला, अगर इसकी डिजाइन करनी है one way slab की तरह तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारे लोड कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे, और लोड साइड भी कैलकुलेट, तो सारे लोड कैलकुलेट करने लाइव लोड कितना दिया हुआ है, और लाइव लोड की वैल्यू
ओवर डेप्थ, सो डेड लोड कम्स आउट टू बी 0.18 into 1 into 25. 20 कितनी आ रही है? So comes out to be how much? 4.5. 4.5 kilonewton per meter square. 4.5 kilonewton per meter square. 4.5 kilonewton per meter square. Then floor finishing load. then हमारा floor finishing load. हाँ ये कर रहे हैं जल्दी कब बचा के रखते हो? तो floor finishing load. thickness कितनी दे रखी है? What is thickness? 165 mm. ये है 0.18 तो 0.065. 0.065 into 1. unit weight कितना है इसका? 22. हमें out to be how much? 1.43 kilonewton per meter square. ये हमारे floor finishing का load है. कल बस ये किया था मैंने कि floor finishing की thickness भी मान ली थी 40 mm. और फ्लोर फिनिशिंग का यूनिट वेट भी मैंने कंक्रीट के यूनिट वेट के बराबर ले लिया ताकि मेरे पास कैलकुलेशन आसान हो जाए, नहीं हमारी इस ब्यूरी से जो मर्जी मानो जवाब क्यों भाई था। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये मेरे प्रॉब्लम तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। ये यहां तक फिर करना शुरू कर दी एनी टू फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब टोटल लोड कितनी आ जाएगी? टोटल फिक्स्ड लोड। तो फ्लोर फिनिशिंग आ गई, डेड लोड आ गई। क्यों? रीजन बीइंग टोटल निकाल ली और ये अच्छा 11.93 क्या करोगे? 11.93 निकाल के 11.93 निकाल के क्या करोगे? 11.93 निकाल के क्या करोगे? बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। अच्छा ठीक है, निकाल के बताओगे बेंडिंग मोमेंट। टोटल लोड निकाल के बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल नेट लोड कितनी आ रही है? व्हाट इज टोटल नेट लोड कमिंग आउट? टोटल नेट लोड कितना आएगा? 4.5 + 1.43 जिसको फिक्स्ड लोड बोलते हैं। इट इज 5.93 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू निकल जाएगी 5.93 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज वैल्यू बीइंग कैलकुलेटेड। क्लियर चीज? अब यहां पे जो आपके बेंडिंग मोमेंट निकलेंगे किसके हिसाब से निकलेंगे? यहां पे जो आपके बेंडिंग मोमेंट निकलेंगे किसके हिसाब से निकलेंगे? वो कोएफिशिएंट के हिसाब से निकलेंगे कंटीन्यूअसली। सो द बेंडिंग मोमेंट्स आर टू बी कैलकुलेटेड एज पर द कोएफिशिएंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। कोएफिशिएंट आपको बता देंगे। सो कैलकुलेट करो। पहले तो फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो फैक्टर्ड लाइव लोड, तो उसमें फैक्टर्ड लोड लगेगी। तो फैक्टर्ड लाइव लोड WUL ये लिखा ना आपको उसमें नोटेशन। फैक्टर्ड लाइव लोड will be equal to 1.5 into 6 9 kilonewton per meter square. Then factored dead load WUD ये लिखा था सेल्फ में। So 1.5 into 5.93 ये 5.93 क्या हुआ? नहीं ठीक है 5.93 8.9 so 8.9 5.93 8.9 kilonewton per meter square। अब factored dead load लाइव लोड निकाल लिया हमने। factored dead load लाइव लोड is calculated। चलिए बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताइए। So बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट पॉजिटिव कोएफिशिएंट बता दो। What are the coefficients? What are the coefficients? Plus 1/12 और 1/12 किसके लिए? 1/12 किसके लिए? ये 1/16 1/16 वाला कौन है? डेड लोड के लिए। और 1/10 किसके लिए? 1/10 is for what? लाइव लोड। 1/10 लाइव लोड के लिए, 1/12 डेड लोड के लिए। और ये कौन सा केस बना के बताया आपने मुझे? ये कौन सा केस बना के बताया आपने मुझे? एंड स्पैन वाला। सो मिडल ऑफ द एंड स्पैन। तो स्पैन के मिडल में है, पर कौन सी स्पैन है? एंड स्पैन वाली है। सो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट पॉजिटिव। सो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट पॉजिटिव 1/12 W अल्टीमेट डेड लोड L इफेक्टिव का होल स्क्वायर प्लस 1/10 W अल्टीमेट लाइव लोड L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 1/12 डेड लोड कितना है? 8.9 L इफेक्टिव कितनी आई पीछे में? 4.16 का होल स्क्वायर प्लस 1/10 into 9 into 4.16 का होल स्क्वायर। तो बताओ बेंडिंग मोमेंट कितना है? 28.41। सो 28.41 किलोन्यूटन मीटर। कैसी है बेंडिंग मोमेंट? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सेकंड है। सेकंड बेंडिंग मोमेंट है। वही बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट नेगेटिव। अब देखिए आपको ये बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट नेगेटिव कहां मिलेगी? सपोर्ट में मिलेगी। सपोर्ट में मिलेगी। कोएफिशिएंट कितना है? व्हाट इज कोएफिशिएंट? बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट in this case what is the bending moment coefficient? 1/10 1/9 so minus 1/10 W ultimate dead load L effective का whole square L effective का whole square L effective का whole square so L effective का whole square और minus 1/9 W ultimate live L effective का whole square so minus 1/10 into 8.9 into 4.16 का whole square minus 1/9 into 9 into 4.16 का whole square coming out to be how much? 32.71 kilonewton per meter square so kilonewton per meter square so you can say or 32.71 kilonewton per meter square कैसी है ये? हॉकिंग मोमेंट है। this is हॉकिंग मोमेंट है। ये हमारा हॉकिंग मोमेंट निकल गया। तो आपने सेकंड मोमेंट निकाली, हॉकिंग मोमेंट निकाल दिया। इसके लिए डेप्थ कैलकुलेट करोगे। फॉर दिस मोमेंट डेप्थ विल बी कैलकुलेटेड। सो डेप्थ कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम कौन सी आ रही है? हॉकिंग निकल के आ रही है। स्टेप तो सारे लिखे नहीं आज हमने। लिखा है स्टेप। सारे स्टेप गायब हो गए। तो ये पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप L इफेक्टिव वाला। फिर L इफेक्टिव निकाल ली, फिर ये हमारी सेकंड स्टेप है। स्टेप 2, फिर ये हमारी थर्ड स्टेप है। स्टेप 3, ये हमारा स्टेप 4 है। स्टेप 4, अब हमारी स्टेप 5 है। स्टेप 5। सो हमारी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होगी? MU लिमिटिंग बराबर होगी। उसके लिए निकालेंगे। So we'll say ultimate bending moment negative is equal to MU limiting, which is equal to what? Q limiting into DD square. Q कितना है? What's the value of Q? 0.138 FCK DD square. Value put करो 32.71. So 32.71 into 10⁻⁶ equals to 0.138 FCK at 1 TB. What about the value of B? What about the value of B? 1000. So B की value 1000 into D square. So B की value 1000 into D square. 1000 मतलब आपने कौन सी कंसीडर कर रखी है? 1000 मतलब आपने कौन सी कंसीडर कर रखी है? दिखा दो डायग्राम में। और यूनिट बेस के लिए डिजाइन कर रहे हो। ये यूनिट बेस क्लियर किया आपने। दिस इज द बेस कंसीडर। तो 1 मीटर बेस के लिए डिजाइन हुई है। तो बेंडिंग कंसीडर कर रहे हो आप शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग। ये बेंडिंग है हमारी शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग। तो शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग बेंडिंग है और बेस हमने कितनी ले रखी है? 1 मीटर। दिस इज द बेस कंसीडर। तो हमारी बीम बन गई 1 मीटर बेस की और शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग की बेंडिंग कंसीडर की जा रही है। तो डायग्राम में बना के दिखा दिया। तो डी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? और वैल्यू कितनी आओ? 108.86 mm। किससे छोटी है? इसका मतलब स्लैब में हमेशा डेप्थ कहां से निकल के आती है? कुछ दो सवाल बता दिया आपको कि जो में बता दिया। स्लैब में जो डेप्थ निकल के आती है वो कहां से निकल के आती है? वो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से निकल के आती है। तो जो क्रिटिकल केस बनता है हमारा स्लैब वो डिफ्लेक्शन से ही बनता है। तो हमने स्टार्टिंग डिफ्लेक्शन से किया है। अगर डिफ्लेक्शन से स्टार्ट नहीं करता लास्ट में चेक करना पड़ जाता।
नोटेशन क्या है, तो फ्लेक्चर से निकालते हैं, पर स्लैब में नॉर्मल नोटेशन क्या है, डिफ्लेक्शन से निकाला जाता है। तो ये चीज आपको डायरेक्टली बताइए कि जब आप सवाल करोगे फील्ड में भी डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पहले लगाना, आपका टाइम बच जाएगा। तो बीम के लिए प्रैक्टिकल केस निकल जाता है, वो डिफ्लेक्शन का निकल जाता है, वो फ्लेक्चर का नहीं निकल जाता। इट डज नॉट सॉल्व फ्लेक्चर। तो ये तो भाई निकल जाएगा, तो ओके है, चलो इसमें कोई इशू नहीं है। अब एरिया ऑफ स्टील निकाल लें। तो स्टेप 6 एरिया ऑफ स्टील पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट 0.5 FCK BD upon FY 1 minus square root of 1 minus 4.6 bending moment ultimate positive divided by FCK BD square. So this is equal to 0.5 into 20 into 10 raised by 3, E की value है 160 divided by 415 into 1 minus square root of 1 minus 4.6 bending moment कितना पॉजिटिव वाला 28.41 into 10 raised by 6 into 10 raised by 6 into 10 raised by 6 upon 20 into 1000 into 160 का होल स्क्वायर। यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकालो, पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट 528 mm स्क्वायर, so 528 mm स्क्वायर, ये आ सकता है 528 mm स्क्वायर। चलिए फिर नेगेटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट एरिया ऑफ स्टील नेगेटिव, सेम ऐसे लिखिए, स्पेशल में डाल के निकालो, ये चीज आएगा यहाँ पे। बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, मैं स्पेशल लिख देता हूँ, वैल्यू आप उठा के निकाल लेना 0.5 FCK BD upon FY into 1 minus square root of 1 minus 4.6 बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट upon FCK बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट कौन सा नेगेटिव FCK BD स्क्वायर। पुट करो एसी नेगेटिव निकाल के बताओ कितना है। सो एसी नेगेटिव इसको निकाल के बताओ 615 mm स्क्वायर। दोनों वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, दोनों वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, एसी मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। सो एसी मिनिमम HYSD है 0.12% ऑफ वेब एरिया, सो 0.12%, सो 0.12 डिवाइड बाय 100 into 10 raised by 1000 into ओवरऑल डेप्थ कितनी है 180। सो एसी मिनिमम, सो एसी मिनिमम कम से कम हाउ मच 216, सो 216 mm स्क्वायर दोनों जगह जाता है। सो ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका मतलब से दूसरा एक और चीज चेक करो, वन मोर थिंग, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील है पॉजिटिव, इसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेते हैं, और बेसिस पे कैलकुलेट स्पेसिंग, इसके बेसिस पे स्पेसिंग निकालते हो, स्पेसिंग के बेस पे आप एक्चुअल एरिया निकाल सकते हो, फिर कैलकुलेट एक्चुअल एरिया। दोनों में फर्क कितना आ रहा है, दोनों में फर्क 100 से भी कम का है, तो 100 mm स्क्वायर से भी कम का फर्क है, 100 mm स्क्वायर से भी कम का फर्क है। ये चीज तो 100 mm स्क्वायर से भी कम का फर्क है, इसका मतलब सारी चीजें में हुआ। जरा एक 8 mm बार का रिइंफोर्समेंट एरिया निकाल बताना कितना है, 8 mm 10 mm बार का एरिया निकाल बताओ कितना है, 10 mm बार ले लो, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, उसका निकल गया 100.53। क्या समझ में आया इसे, और कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो 100 से भी कम का डिफरेंस निकल के आ रहा है दोनों एरिया के अंदर, वो आपको बस जानकारी फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हो, वो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन। तो दोनों में डिफरेंस 528 है, यहां पर मैंने देखा 615 है, 100 mm स्क्वायर से भी कम का फर्क है, कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली एरिया क्या है, अप्रोक्सीमेटली एरिया क्या सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। तो अगर एक 10 mm बार आपने एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर दिया हार्डली मैटर्स, तो दोनों का एरिया क्या लेके चल सकते हो आप, तो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का एरिया आप सेम लेके चल सकते हो, इससे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिकली इसमें कंपैरिजन में कि आप रिइंफोर्समेंट एक बचा लो वहां पे, तो आपको पूरी यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी, कैलिबर प्रोक्योरमेंट में आसानी मिलेगी आपको, पास को लेकर में आसानी मिलेगी आपको, तो वो सारी चीजें यूज हो जाती है, और उसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी पैरामीटर्स। बाकी अभी आपको जानकारी दे दी कि दोनों एरिया ऑफ स्टील क्या निकल आ रही है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, 100 mm स्क्वायर से भी कम का फर्क है, एक बार 10 mm लगाओगे एडिशनल तो आपको ये एरिया मिल जाएगा यहाँ पे। मैं दोनों का एरिया ले सकता हूँ, सेम निकल सकता हूँ, बाकी आप अलग अलग कर सकते हैं। जब आप स्पेसिंग निकालो उसको ऐसे राउंड ऑफ कर देते हो। अब जब स्पेसिंग आती है, स्पेसिंग आई सपोज 153 mm क्या करते हो आप, जब स्पेसिंग आती है 153 mm क्या करते हो आप, 150 कर देते हो, और जब 150 कर दोगे तो एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगी, एरिया ऑफ स्टील कम वो 2-3 राउंड ऑफ हम ऐसे कर देते हैं। सो वी कैन से since difference between ASD positive and ASD negative, ASD positive and ASD negative is not very significant. It's not very significant. It's not very significant. Provide ज़्यादा कैसे निकल जा रहा है? Provide ASD negative for both. कोई कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपको। तो ASD negative का दिया, दोनों मिल दिया। अब ASD negative दोनों मिल क्या कर सकते हैं? What can we found? Spacing can be found. Diameter assume कर लो. So assuming diameter to be equal to 10 mm, spacing will be how much? Spacing will be equal to width divided by number of bars. Number of bars कितने होने वाले? Total area divided by area of one bar. इसको लिख लेता हूँ ना. So this is equal to B divided by number of bars. B divided by ASD negative divided by area of steel of one bar. So 1000 divided by total area of steel कितना आएगा? 615 615 upon pi n square by 4. कितनी आ रही है इसमें? 127.7. So 127.7 mm. So 127.7 mm. This is the value which comes out. So 127.7 mm. तो आप इतनी स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे ASD पॉजिटिव ASD नेगेटिव दोनों की फॉर बोथ। चेक कर सकते हो स्पेसिंग क्राइटेरिया, सो कैन चेक फॉर स्पेसिंग क्राइटेरिया, तो स्पेसिंग क्राइटेरिया चेक करें। सो स्पेसिंग तो चेक अप्लाई किया, कितनी होनी चाहिए स्पेसिंग, कितनी होनी चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3D and 300 mm. सो 3D and 300 mm, सो 3 टाइम्स ऑफ D DMI 160 है, पूरी DMI। तो यहाँ से भी ओके निकल गया, 300 mm से छोटी है हमारी स्पेसिंग, तो यहाँ से कोई इशू नहीं है, चेक करें। सो प्रोवाइड हाउ मच, सो प्रोवाइड 10 mm डाया बार एट द स्पेसिंग ऑफ व्हाट 127 है, 125 है, तो ये हमारी स्पेसिंग निकल गई, इसलिए स्पेसिंग कम। तो जब आप ये 2.7 mm की स्पेसिंग कम कर दी, 1000 mm में एक रिइंफोर्समेंट बार तो ऐसे निकल गया, एक एक्स्ट्रा बार निकल गया, आपको ज्यादा भी निकल सकता है, जब स्पेसिंग घटा दी एक या दो बार तो वैसे एक्स्ट्रा निकल गया। तो ये हमारा था स्टेप 6। देन वी स्टेप 7। स्टेप 7 चेक करके देख सकते हो, मैं चेक करता हूं हमने एरिया प्रोवाइड कितना किया, हाउ मच एरिया प्रोवाइडेड बाय, अगर मैं 125 mm की स्पेसिंग देता तो मैंने कितना एरिया प्रोवाइड किया, चाहिए था 615 प्रोवाइड कितना कर दिया, 628 प्रोवाइड कर दिया, तो 615 की जगह मैंने 628 प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन शीट,
So provide distribution steel. So provide distribution steel. Reinforcement. कितनी? AST minimum 0.12% of BD. ये तो निकाला था पीछे हमने. कितना आता है? AST minimum निकाला था पीछे. 216. So 2167 square. 2167 square. Assume ये टर्म आएगा. ये टर्म मान लो स्पेसिंग निकाल लो सीरीज नहीं आ रही. तो स्पेसिंग will be 1000 divided by 216 divided by pi 8 square by 4. How much? 232.7. 232.7. चेक लगाओ स्पेसिंग का. चेक लगाया स्पेसिंग का. तो स्पेसिंग का चेक लगाने के बाद सो स्पेसिंग का चेक लगाया. स्पेसिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट 5d और 300 mm. तो 5d 5 into 160 800 mm. यहाँ से भी क्या ओके है. तो यहाँ से भी ओके है. अगले पेज पे गए. सो अगले पेज पे गए. प्रोवाइड 8 mm डाया एट द रेट ऑफ हाउ मच कितना 230 mm. 30 mm सेंटर टू सेंटर. तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकल गया. दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. क्लियर चीज. तो ये मैंने आपको फ्रैक्चर डिजाइन करके दे दिया. तो यहाँ तक की बात तो सेम चल रही थी कल. बस यहाँ पे चेंज क्या है. आपने एरिया प्रोवाइड किया हुआ है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को डिस्कस करने के लिए. दूसरा चीज है कि बेंडिंग मोमेंट आपने कैसे कैलकुलेट किया कोएफिशिएंट से. इसके बाद आपको शेयर के लिए चेक करना है, डेवलपमेंट के लिए चेक करना है, रिपोर्ट के लिए चेक करना है. और वो चेक वैसे लगेगा जैसे आपको कुछ बता रहे हैं. हाँ बस ध्यान रखना है कि शेयर के लिए चेक करोगे. जब शेयर के लिए चेक करोगे क्रिटिकल सेक्शन में ध्यान रखना. दूसरा शेयर फोर्स नहीं निकलेगा. शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा. कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा. बस सेफ निकल जाएगी शेयर में. चलिए कराओ प्लीज. मेन रिइंफोर्समेंट में मिनिमम रिइंफोर्समेंट HYSC और माइल्ड स्टील के लिए अलग-अलग क्यों है. मेन आया पूछ लो परसेंटेज पूछ लो. आस्किंग अबाउट डायमीटर और परसेंटेज रिइंफोर्समेंट. दोनों की वैल्यू दोनों का परसेंटेज में फर्क है. दोनों में डायमीटर में फर्क है. और जो डायमीटर की आपको प्रोविजन बताई थी साथ लगाना है कोई प्रोविजन नहीं है. जो डायमीटर वाली आपको प्रोविजन बताई थी कोई प्रोविजन नहीं है. वो हम फॉलो करते हैं सर कोई प्रोविजन. हां पर लॉजिक जरूर बना सकते हो उसके ऊपर. यू कैन एफर्ट लॉजिक वर्ड्स. तो HYSC बाय छोटे डायमीटर का होता ही नहीं है. फाइव स्पेशल फॉर्म आ रहा है छोटे डायमीटर की बनती नहीं है. माइल्ड स्टील अपनी बात बन सकती है. यहां सपोर्ट पे टॉप पे डिटेलिंग में शो करेंगे. बिल्कुल डिटेलिंग शो करेंगे. डिटेलिंग वैसी होगी जैसे आपको पीछे बता दिया. कंटीन्यूअस की डिटेलिंग बता रही है पीछे आपको. तो डिटेलिंग की बात करोगे तो डिटेलिंग पे देख लो. डिटेलिंग है कैसा है. एंड वाली है हमारी. सो एंड वाली है एंड सपोर्ट. तो उसको मैग्नीफाई करके दे दिया आपको. मैग्नीफाई करके दे दिया. ये सपोर्ट उठा लो. ये सपोर्ट डालिए और दूसरा सपोर्ट हमारा बीच में था. दूसरा सपोर्ट बीच में था. दिस वाज आवर सपोर्ट. तो ये देखिए आपको कंटीन्यूअस बीम है. फ्रॉम हियर यू आर एबल टू एनालाइज इट इज अ कंटीन्यूअस बीम. तो ये हमारी कंटीन्यूअस आ गई. अब आपको सारी जानकारी चाहिए. एक एक करके बताते जाओ. एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन डेटा बता दिया मेरे को. तो ये हमारा सेंटर ऑफ सपोर्ट. ये हमारा सेंटर ऑफ सपोर्ट. एल इफेक्टिव. इट्स एल इफेक्टिव. सो एल इफेक्टिव कितनी एल इफेक्टिव 4.16 ना. सो एल इफेक्टिव वाज 4.16 मीटर. एल इफेक्टिव हमारी 4.16 मीटर आ गई. फिर हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी रेड कलर से. ये रिइंफोर्समेंट चल रही है हमारी रेड कलर से. दिस इज रिइंफोर्समेंट रनिंग. ये रिइंफोर्समेंट रनिंग है. सो रिइंफोर्समेंट इज रनिंग. फिर हमारी रिइंफोर्समेंट को आप कटिल भी कर सकते हो, बेंड भी कर सकते हो. सो कैन कटिल आल्सो कैन बेंड इट आल्सो. दोनों जगह से रिइंफोर्स दिखानी है आपको. दोनों जगह से रिइंफोर्स दिखानी है. दोनों जगह से रिइंफोर्स दिखानी है. डिटेलिंग करके बताया तो मैं आपको. आउट डिटेलिंग सेंटर. आगे डिटेलिंग अलग अलग छोड़ी हुई डिटेलिंग. वहां में डिटेलिंग समझते हो क्लास का. ये भी देख लो कैसे होती है. हाउ द स्ट्रक्चर इज ड्रॉन. फिर ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. मेन स्टील हमेशा नीचे होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर होती है. क्यों ताकि इफेक्टिव डेप्थ निकल गया ज्यादा निकल गया. सो दैट इफेक्टिव डेप्थ कम हो. इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा होगी. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आएगा. इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा निकल गया. इफेक्टिव डेप्थ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कम होगी. ये सब पैरामीटर सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का. वो कैसे बनानी है. अब मार्क करके देखते हैं इसको. अभी एक बार बनानी पड़ेगी मेरे को. एक बार मार्क कर देता हूं मैं. ये एक ही लेवल पे है पर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने उसका लेवल डिस्प्लेस कर दिया. तो ये मत बोला सर ये अलग-अलग लेवल पे क्यों बना के दिखाई रिइंफोर्समेंट आप. एक ही लेवल पे है पर आगे पीछे है. और आगे पीछे होती तो आपको सामने से दिखेगी नहीं. इसलिए एक तो मैंने कलर चेंज कर दिया उसका. और दूसरा उसको थोड़ा सा नीचे दिखा दिया ताकि आपको पता लगे कि हां यहां पर रिइंफोर्समेंट है. तो ये भी हमारी रिइंफोर्समेंट ही है. दिस इज आल्सो द रिइंफोर्समेंट अंडर कंसीडरेशन. तो ये भी हमारी रिइंफोर्समेंट अंडर कंसीडरेशन को नीचे ताकि मैच कर जाए. सो दिस इज आल्सो रिइंफोर्समेंट. ये भी हमारी रिइंफोर्समेंट ही है. अब कैसे चलो एनालाइज करो. ये हमारा मेन बार है. दिस इज आवर मेन बार. जरा बताना क्या है. मेन बार की स्पेसिंग क्या थी. मेन बार की स्पेसिंग क्या थी हमारी. 125 mm. 10 mm. सो 10 mm एमएम बना रहा हूं मैं. अंडरस्टूड है. सो 10 mm बार एट द स्पेसिंग ऑफ 125 सेंटर टू सेंटर. क्लियर. तो ये आपकी तो आगे मेन रिइंफोर्समेंट है. दिस इज मेन रिइंफोर्समेंट. सो 10 mm डायमीटर एट द रेट ऑफ 125 सेंटर टू सेंटर. 50% कटिंग कर दोगे. 50% कटिंग कर दिया आपने. अब ये कितना है. जब 50% कटिंग कर दिया कैसे कटिंग कर दिया. 50% कटिंग कर दिया इसका मतलब क्या स्पेसिंग बढ़ा दी आपने. तो स्पेसिंग इंक्रीज कर दी. अब इसकी स्पेसिंग देखोगे कितनी आएगी. जब इसकी स्पेसिंग देखूंगा होगा 10 mm का डायमीटर और स्पेसिंग इससे 2 निकल के आ जाएगी. स्पेसिंग भी जस्ट कवर्ड. तो अभी हमारा 10 mm डायमीटर का बार है एट द रेट ऑफ 250 सेंटर टू सेंटर. ये चीज आप क्या करें. ऑल्टरनेट बार को बेंड करते जा रहे हो. ऑल्टरनेट बार को बेंड किया और डालेगा. ऑल्टरनेट बार को बेंड किया और डालेगा. ऑल्टरनेट बार को बेंड किया और डालेगा. सपोर्ट के ऊपर लेगा. तो ये भी हमारा ऐसी पॉलिसी है. दिस इज आल्सो ऐसी पॉलिसी. डायमेंशन से बता. डायमेंशन मैंने आपको लास्ट बता रखी है कि कितने डिस्टेंस पे बेंड करोगे. इसको कितने डिस्टेंस पे बेंड करोगे. वो सारी कहानी आपको बता रखी है. वो डायरेक्टली मार्क कर सकते हो. वो मार्क करूंगा. सो ये 50% एरिया ऑफ सील आ गया ऊपर. तो इसका मतलब दो में से एक बार को बेंड करके सपोर्ट के ऊपर लेके जाए. तो ये एरिया ऑफ सील कितनी है. दिस एरिया ऑफ सील हाउ मच 10 mm डायमीटर एट द रेट ऑफ 250 सेंटर टू सेंटर. तो दो में से एक रिइंफोर्समेंट क्या हो रही है. तो दो में से एक रिइंफोर्समेंट क्या करते जा रहे हैं. समझाने के लिए एग्जांपल बना के दिखा देता हूं. ये हमारी पहली रिइंफोर्समेंट प्लान है. ऊपर डायग्राम सेक्शन है. ये दूसरी रिइंफोर्समेंट है. फिर तीसरी रिइंफोर्समेंट है. तो स्पेसिंग क्या कर रही है. यहां पे सपोर्ट पे आ गए. दुगनी हो गई. और जो बीच वाली रिइंफोर्समेंट है बेंटो पे कहां गई है. ये बेंटो पे कहां गई है.
ये सपोर्ट के ऊपर आ गई है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया आपको, ये सिचुएशन है यहाँ पे, दिस इज सिचुएशन। तो इसका मतलब आप ऑल्टरनेट बार को बेंड करते जा रहे हो, तो ऊपर की स्पेसिंग कितनी मिलेगी आपको, मैं ऑल्टरनेट बार को बेंड करता जा रहा हूँ, ऊपर की स्पेसिंग कितनी मिलेगी, तो ये मिलेगी, इसको मैं अगले पेज बनाने दिखाता हूँ, आई शो दिस ऑन नेक्स्ट पेज, इस पेज पे ठीक बन जाएगी, क्या याद दिखाने, ये राइट सब ओवरलैप होता जा रहा है, इसको बार के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, मैं कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, सो दिस आर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, 8 mm का डायमीटर है, सो 8 mm का डायमीटर है, कितनी स्पेसिंग वाली बीच 230, सो 230 mm, ये 230 mm निकल गया, फिर 230 mm निकल गया, इसको 30 mm, क्लियर निकल, ये कितना स्प्लिट हुई, एंड यू डिवाइड फ्रॉम दिस फॉर, चलिए ये वाली जो रिइंफोर्समेंट होती है डिपेंड करते हो, ये कितना निकल जाता है, इट्स नॉट सो मच, ये वाली कितनी होती है, ये वाली कितनी होती है, ASD/2, दिस आल्सो ASD/2, तो ये वैल्यू भी हमारी ASD/2 निकल जाती है, सो दिस आल्सो ASD/2, तो जो रेड वाली रिइंफोर्समेंट है हमारी, ये जो रेड वाली रिइंफोर्समेंट है, रेड वाली से उठाया, तो ये जो रेड वाली रिइंफोर्समेंट ये कितनी है, ये रेड वाली रिइंफोर्समेंट है, ये 10 डायमीटर और स्पेसिंग कितनी है इसकी 250 mm, 250 सेंटर टू सेंटर, 250 सेंटर टू सेंटर, ठीक है जी, तो ये तो आपने 50% कटेल कर दिया, तो एक ही बार है, ध्यान रखना, दिस इज वन बार ओनली, एक ही बार निकल गया है, तो इसको आपने 50% क्या कर दिया, कटेल कर दिया, कटेल करके मैं इसको आगे लेके आऊं, और ये भी कटेल कर दिया, ये मेन बार बन जाएगा अगले स्पेन का, दिस विल बिकम मेन बार ऑफ द नेक्स्ट स्पेन, उसके में डिजाइन नहीं कर रखी है, वो अलग कहानी है, तो ये मेन बार बन जाएगा अगले स्पेन का, उस स्पेसिंग देखेंगे आगे कितनी है, दैट इज स्पेसिंग, तो ये भी ASD/2 है, ये भी ASD/2 है, चलो ये जो मैंने आपको फ्लोर सेट करके दिखा दिया, इसकी स्पेसिंग क्या होगी, ये मैंने आपको फ्लोर सेट करके दिखा दिया, इसकी स्पेसिंग कितनी होगी, AC नेगेटिव की स्पेसिंग कितनी थी, AC नेगेटिव की स्पेसिंग कितनी थी, AC पॉजिटिव कितनी थी, AC नेगेटिव की स्पेसिंग कितनी थी, AC पॉजिटिव थी 125 mm, तो ये जो मैंने आपको ये फ्लोर सेट बाहर दिखा रखा है, इसकी स्पेसिंग पता चला कितनी है, डायमीटर वही है 10 mm का, डायमीटर वही है 10 mm का, इसकी स्पेसिंग कितनी रखूंगा 250 mm सेंटर टू सेंटर, ये भी 250 mm सेंटर टू सेंटर है, ये दो रेड वाले बार के बीच में प्रेजेंट है, ये दो रेड वाले बार के बीच में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू बार्स, और ये एक्सटेंशन होता है, ये भी कितना होता है, ये जो एक्सटेंशन होता है ये भी कितना होता है, ऑल्टरनेट में दिखा रहा हूं, प्लान में दिखा दूंगा, समझ नहीं आएगा, ये जो एक्सटेंडेड बार होती है इसका एरिया कितना होता है, ये पूछूंगा आपसे, ये हमारा AC नेगेटिव है, ये आपने कटेल कर दिया AC नेगेटिव, एक्सटेंडेड पोर्शन में कितना होता है, हाफ होता है, तो मुझे बताओ जहां पर मुझे AC नेगेटिव चाहिए वहां पे मैंने इन दोनों को जोड़ा, जब इन दोनों को जोड़ा तो स्पेसिंग कितनी निकल के आ रही है, दिस इज 10 डायमीटर एट द रेट ऑफ 125 mm सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग निकल के आ रही है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, ये देखने के लिए आपको प्लान समझना ही पड़ेगा, दिस इज 250 सेंटर टू सेंटर और ये भी 250 सेंटर टू सेंटर, कहने का मतलब सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल हुई है, ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली, और ये बार बेंडिंग ऐसे की जाती है, 10 mm पे 250 mm सीसी समझाना है, यहाँ पे जाओ नहीं समझेगा, ये भी सेक्शन मार्क है, वो मैंने खुद ही बता दिया नहीं समझेगा, इसको मैं एंटर नहीं कर रहा इसमें एंटर करने का क्या करना, चलो डायमेंशन बता दो, डायमेंशन बता दो, ये डायमेंशन कितनी थी, दिस डायमेंशन, और जो मेरी सपोर्ट का फेस था वही डायमेंशन, जो सपोर्ट की फेस निकल के आ रही थी वहां से कितनी दूरी पे था, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरियां सेम है, सो दोनों दूरियां सेम है, 0.15 L 0.15 L, चलो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारी 0.15 L है, ये भी हमारी 0.15 L है, अपने आप छोटा हो गया पेन, इसको हटाओ, तो इन दोनों को मैं क्या बोलता हूं, x बोल देता हूं, पेन इन दोनों को मैंने x बोला और x की वैल्यू आपको ऐसे बता दी, x इज इक्वल टू 0.15 L, ऊपर छोटा करके बनाएगा कोई सेंस नहीं बनता, ये चीज तो हमारी 0.15 L दिखा दिया, दैट इज बीच छोड़ गई, ये चीज कितना स्पेस मुझे ये कटेलमेंट कैसे होती है, ये वाली कटेलमेंट, ये वाली जो कटेलमेंट है सपोर्ट वाली कटेलमेंट सेम, सपोर्ट वाली कटेलमेंट सिंपली सपोर्टेड नहीं है, ये कंटीन्यूअस स्लैब है, टॉप की बॉडी कंटीन्यूअस स्लैब, ये कटेलमेंट होती है सेंटर से कितनी दूरी पे, 0.15 L की दूरी पे, सेंटर से कितनी दूरी पे, 0.15 L की दूरी पे, ये ऊपर वाली होती है, ये पॉइंट वाली होती है, तो दो अलग अलग कटेलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, टॉप की बॉडी कटेलमेंट, तो जो कटेलमेंट निकल के आती है, ये जो कटेलमेंट निकाली आपने ये कितनी है, ये भी एक्स है 0.15 है, दिस इज 0.15 है, तो ये हमारी 0.15 है, और ऊपर वाली जो टेंशन रिइंफोर्समेंट फेस से है, ये फेस से जो टेंशन रिइंफोर्समेंट है हमारी, दिस इज हाउ मच, ये होती है 0.1 है, दिस इज 0.1 है, ये वाली हमारी 0.1 है, यहाँ पे जो कटेलमेंट होती है सपोर्ट की फेस कितनी दूरी पे है, यहाँ पे जो कटेलमेंट है सपोर्ट के फेस है 0.25 है, और ये उधर वाली भी 0.25 है, वो भी हमारी 0.25 है, तो ये आपको डायग्राम में बना के दिखा दिया, सो दिस इज 0.25 है, दिस इज आल्सो 0.25 है, ये टिपिकल टेक्निक है, दिस इज टिपिकल टेक्निक, तो सारी बातें समझ में आती हैं, एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड, ये सेक्स पढ़ा यहाँ से थोड़ा बीच में आ रहा है, तो जहाँ पे 0.15 है वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखी सब डायरेक्टली जगह है, तो 0.15 है, एक ऊपर बस नहीं लिख पा रहा था तो मैंने x की वैल्यू बता दी आपको 0.15 है, तो सारी बातें समझ में आती हैं, जो पीछे हमने कैलकुलेट किया आर इफेक्टिव है वो, तो सारी चीजें समझ में आती हैं, बस एक ये आपको एनालिसिस करके बतानी है, क्या एनालिसिस करके बतानी है, सपोर्ट के ऊपर कितना एरिया सील है, सपोर्ट के ऊपर कितना एरिया सील है, पूरा एरिया सील नेगेटिव है, आपने 50% कटेल कर दिया, कितनी दूरी पे, आपने 50% कटेल कर दिया, कितनी दूरी पे, आपने 50% कटेल कर दिया, हाँ ये मैंने पूछा देखो 0.5 है, अरे ये कटेलमेंट इसकी पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट की है, नेगेटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट की कटेलमेंट, ये जो फेस है सपोर्ट का इससे 0.15 L की दूरी पे, कटेल करने के बाद कितना एरिया सील है, 50% एरिया सील बचा हुआ है, कितनी दूरी तक आ गया, 0.15 दूरी तक आ गया, तो ये आपको रेफरेंस बता रही है, तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरी स्पेसिंग निकल के आई 125 सेंटर टू सेंटर, इन दोनों की इंडिविजुअल स्पेसिंग है 250 सेंटर टू सेंटर, कैसे, इसके लिए इसका प्लान चेक करते हैं, नाउ वी चेक द प्लान ऑफ दिस, अब समझ आ रहा है मैं ये कर रहा था इसके अंदर, आई वाज नॉट अवॉइडिंग दिस, इसको अवॉइड करूंगा, पर वो अवॉइड होता ही नहीं, अवॉइड कभी बता दो सब चीजें ले लो, सो दिस इज टिपिकल डिटेलिंग ऑफ दिस वन, ये टिपिकल डिटेलिंग है, ये हमारा सपोर्ट चल रहा है, ये कंटीन्यूअस वाली, दिस इज अ कंटीन्यूअस स्लैब, ये हमारी स्लैब कंटीन्यूअस है, वैल्यू प्रॉब्लम में सोच के लिए, वैल्यू प्रॉब्लम में सोच के लिखी हुई है, हमने इसको आउट ऑफ किया हुआ है, 127 आई हमने एक्सपेक्ट कर दिया उसे, आप कोई से आउट ऑफ कर देना, 139 आती है 135 कर देता तो आउट ऑफ हो जाती, 122 आती है 120 कर देता तो आउट ऑफ हो जाती, वो आउट ऑफ कर देना, वो जो मर्जी जो आउट ऑफ करोगे बीच में, तो सपोर्ट अब बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट बना के दिखाया हमें, ये हमारा सपोर्ट है, देखिए ये सपोर्ट आपको यू नॉट एबल टू सी सपोर्ट, और ये भी हमारी सपोर्ट है, दिस इज आल्सो सपोर्ट, इसको मैं हाइलाइट कर देता हूं, अब ये प्लान बन गया, नाउ दिस इज द प्लान, अब प्लान में रिइंफोर्समेंट दिखाइए, एक एक करके दिखाते हैं, आई शो वन बाय वन, पहले मार्क करते हैं जो जहां पे आपको दिख रहा है AC नेगेटिव की, दूसरा क्योंकि ये प्लान है ये AC नेगेटिव वहां पर होगा, ये प्लान है AC नेगेटिव है कहां पे एक्चुअल में,
एसी नेगेटिव है एक्चुअल में, वो ऊपर है, तो प्लेन में ऊपर नीचे वाली चीज दिखती है, ये सेक्शन में दिखती है ऊपर नीचे वाली चीज, तो प्लेन में आपको बस मैं एसी नेगेटिव बना के दिखा रहा हूं, एसी दिखा रहा हूं, तो ये चीज प्रैक्टिकल होगी, मैं एक प्लेन दिखा रहा हूं, फिर चीज बन जाएगी प्लेन के अंदर। तो एसी नेगेटिव कैसे उसके रेफरेंस निकाल लेते हैं, रेफरेंस कैपिटल। तो एक है हमारी फ्लोरोसेंट कलर, तो एक है हमारी फ्लोरोसेंट कलर, फ्लोरोसेंट कलर, ये फ्लोरोसेंट कलर वाली हमारी रीइंफोर्समेंट है, तो फ्लोरोसेंट कलर वाली रीइंफोर्समेंट है, ये फ्लोरोसेंट कलर वाली रीइंफोर्समेंट चल रही है, सफिशिएंट है, समझ में आ जाएगा यहाँ से आपको। एक हमारी रेड कलर वाली रीइंफोर्समेंट है, ये हमारी रेड कलर वाली रीइंफोर्समेंट है, ये रेड कलर वाली रीइंफोर्समेंट जा रही है, तो ये हमारी रेड कलर वाली रीइंफोर्समेंट है, सेम साइज पे, तो इसकी जो पेंडिंग चलेगी वो सेम साइज चलेगी। हां चलो मुझे वैल्यू बताते जाओ सारी, ये मेरी वैल्यूज ऑफ ऑल द पैरामीटर्स, वैल्यूज ऑफ ऑल द पैरामीटर्स अब तो सेम लाइन में लगी है, तो मेरी वैल्यू सेम लाइन है, इसलिए बनाना ही पड़ता है रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, दोनों के बीच में आनी चाहिए, दिस इज द लेंथ। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने टेस्ट करके हटा दिया वो रीइंफोर्समेंट नहीं है, वो बस मेरी रेफरेंस लाइन थी, दिस वाज माय रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। चलो ये डायमेंशन बता दो, डायमेंशन बता जाओ, ये दूरी कितनी है व्हाइट कलर से, दिस डिस्टेंस हाउ मच, ये डिस्टेंस बता दो, ये डिस्टेंस बता दो कितनी है, दिस डिस्टेंस 0.15 है, ये सपोर्ट के फेस से इक्वली बनी हुई है, फिर से कोई बात नहीं, तो 0.15 है, तो 0.15 है, क्लियर। अच्छा हुआ आगे वाला एक्सटेंशन कितना है, आगे जो एक्सटेंड कर रखी है AST नेगेटिव हाफ 0.15 है, 0.15 है, क्लियर चीज कितना समझ में। चलो ये बात भी समझ में आती है, ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो फ्लोरोसेंट वाली आपकी रीइंफोर्समेंट थी, इसके बीच की स्पेसिंग कितनी थी, तो ऊपर मैंने फ्लोरोसेंट कलर की आपको रीइंफोर्समेंट दिखाई थी, इसके बीच की स्पेसिंग कितनी रखी हुई आपने, ये स्पेसिंग है 250 mm सेंटर टू सेंटर, दिस स्पेसिंग इज 250 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो लाल कलर वाली रीइंफोर्समेंट है इसके बीच की स्पेसिंग कितनी थी 250 mm सेंटर टू सेंटर। अब ये मेरा AST नेगेटिव है पूरा, तो कोई रेड और फ्लोरोसेंट कलर रीइंफोर्समेंट नहीं है, रीइंफोर्समेंट सेम ही है, मैंने कलर चेंज किया हुआ बताने के लिए आप। अब जो आपकी AST पॉजिटिव है उसके बीच की स्पेसिंग क्या कितनी है, ये जो है AST पॉजिटिव नेगेटिव पूरा, दिस इज माय AST नेगेटिव, पूरी AST नेगेटिव है, ये वाली स्पेसिंग बताने कितनी है, दिस इज 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो जो AST नेगेटिव वाला जो रीजन है, सपोर्ट के ऊपर वाला रीजन, उसमें तो आपको स्पेसिंग कितनी मिल रही है 125 mm की, जो आपने आधा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कटिंग किया, आधा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कटिंग ऑफ एक्सटेंड कर दिया आपने, उसके बीच की स्पेसिंग कितनी रखी हुई है आपने, उसके बीच की स्पेसिंग कितनी रखी हुई है आपने 250 रखी हुई है। अब ये लाल वाली रीइंफोर्समेंट है, ये कहां से आ रही है, ये जो लाल वाली रीइंफोर्समेंट है ये कहां से आ रही है, चेक करो, ये नीचे से क्या आ रही है, वो नीचे से नीचे वाली रीइंफोर्समेंट मैंने कटिंग किया हुआ है, ये AST नेगेटिव वाली अब यहां से कहां चली गई है, ये वहां से चली गई, वहां से चली गई और आपके वाले स्पेन पे मेन पर गया जाता, तो ये नीचे जाएगी प्लेन में जाकर आपको नीचे दिखेगी, तो ये हमारी कहानी है पूरी, दिस इज द एंटायर स्टोरी जो आपको पीछे सेक्शन फॉर्म बना के दी थी। तो ये पूरा रीजन किसका है, ये पूरा रीजन किसका है, ये बात कर देता हूं आपको, ये पूरा रीजन हमारा AST नेगेटिव का है, दिस एंटायर रीजन इज ऑफ AST नेगेटिव, तो यहां पे आपका एरिया ऑफ स्टील नेगेटिव है, और ये वाला रीजन कितना है, ये वाला जो एक्सटेंशन बाहर करो से इसको भी एक्सटेंड किया, ये वाली स्टील कितनी है हमारी, दिस स्टील हाउ मच, ये भी AST नेगेटिव है पर ये आधी AST नेगेटिव है, तो ये रीजन है हमारी AST नेगेटिव बाय 2 जो कहां तक एक्सटेंड होती है 1.5 तक एक्सटेंड होती है। ये स्लैब के ऊपर की कहानी है, स्लैब के नीचे भी स्टील है, स्लैब के नीचे भी स्टील है, अब स्लैब के नीचे कौन सा स्टील है, ये फ्लोरोसेंट कलर वाला जो रीइंफोर्समेंट है इसके जस्ट नीचे भी स्टील प्रेजेंट है, ये जो फ्लोरोसेंट कलर वाला रीइंफोर्समेंट है इसके जस्ट नीचे भी स्टील प्रेजेंट है, कौन सी वाली, ये वाली AST पॉजिटिव वाली, ये AST पॉजिटिव वाली रीइंफोर्समेंट पूरी एक्सटेंड हो रही है, पर दो में से एक मार्क को आप क्या कर रहे हो, जो AST पॉजिटिव वाला रीइंफोर्समेंट है इसमें दो में से एक मार्क को क्या करते हैं, कटिंग करके बैठ के ऊपर ले जा रहे हैं, और वो बैठ के ऊपर हमारा AST नेगेटिव बन जाता है, तो ये कहानी हमारी सपोर्ट की, दिस इज द स्टोरी ऑफ द एंटायर सपोर्ट। कोई सपोर्ट भी करना होगा इसमें, एनी ऑफ यू वांट टू गो आफ्टर दिस वन, क्लियर। अब क्योंकि ये प्लान में आपको टॉप फेस दिखा रखा है, प्लान में आपको टॉप फेस दिखा रखा है, प्लान में आपको टॉप फेस दिखा रखा है, टॉप फेस पे हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिखा रखा है आपको यहाँ पे, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ये बार आया, ये बार पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, इसी को दोबारा नहीं उठाएंगे, तो ये बात भी बतानी है आपको, तो ये बात भी बतानी है। एक दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है हमारा कि जो एक्सटेंडेड है वो ये वाली पोर्शन है हमारी, तो उसको भी आपको शो कर दिया है, सो दैट कैन आल्सो बी रेफर्ड। क्या बताएं कौन सा सीन बताऊं आपको, दिस इज व्हिच आई एम शोइंग हियर, कौन सी सीन शो कर रहा हूं, ये मैं आपको AST पॉजिटिव शो कर रहा हूं, सपोर्ट के ऊपर ही है, ये AST पॉजिटिव है जो सपोर्ट के ऊपर प्रेजेंट है, सपोर्ट के ऊपर प्रेजेंट है, दूरी बतानी कितनी है, फेस से दूरी बतानी कितनी है, फेस से दूरी है 0.1 है, ये पूरा का पूरा रीजन है हमारा AST पॉजिटिव का, और स्पेसिंग कितनी है इसके बीच में, मैंने कुछ स्पेसिंग मार्क कर रखी है 250 mm सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग मार्क कर रखी है 250 mm सेंटर टू सेंटर, ये हमारी स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग है 250 mm सेंटर टू सेंटर, ये चीज एरिया कौन सा बोल मार्क कर दो AST पॉजिटिव पूरा स्टील, ये सपोर्ट के ऊपर की कहानी है। तो इस प्लान में मैंने आपको सपोर्ट के ऊपर की रीइंफोर्समेंट दिखाई है AST पॉजिटिव बाय 2, ऐसा ही एक और प्लान बनेगा जिसमें आप रीइंफोर्समेंट दिखा सकते हो, मैं बताना चाहता हूं मैं आपको, ये वाला जो रीइंफोर्समेंट है आपने सपोर्ट पे बैठ कर दिया, तो कहने का मतलब है ये जो रीइंफोर्समेंट बाहर आ रहा है इसको अगर मैं एक सपोर्ट पे बैठ कर ऊपर लेके जा रहा हूं, दूसरे सपोर्ट पे पूरा एक्सटेंड होगा, दूसरे सपोर्ट पे बैठ नहीं होगा, तो ये वाला जो रीइंफोर्समेंट है ये सपोर्ट पे बैठ हुआ, फिर 0.1 पे क्या चला गया, 0.1 पे नीचे आ गया, ये 0.1 पे नीचे आ गया, और इसके बाद ये पूरा एक्सटेंड हुआ सपोर्ट तक, देखो इसके बाद ये पूरा एक्सटेंड हुआ सपोर्ट तक, फिर इसके जो बगल वाला बार है, इसके जो बगल वाला बार है वो सपोर्ट में पूरा जा रहा है, कहां पर नीचे की तरफ, और इसको बैठ करके ऊपर ना लेके आया हुआ इसके पास वाले सपोर्ट के ऊपर, तो कहने का मतलब है दोनों सपोर्ट पे एक ही बार बैठ नहीं होती है, ऑल्टरनेट बार बैठ होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, वीडियो प्रॉपर करते हैं, तो वो चीज मैंने यहां पर समझा दिया, दैट कैन आल्सो बी सीन फ्रॉम, अब कोई सा पॉइंट भी करना स्पीड टेलिंग से, एनी ऑफ यू वांट टू गो आफ्टर दिस टेलिंग, AST माइनस कर्टिल समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया AST माइनस कर्टिल, अब क्या चीज बतानी है AST माइनस कर्टिल, वो कैसे कर्टिल हुआ, हमने कोई कर्टिल नहीं करी उसकी, कर्टिल का मतलब कट करना नहीं होता है, कर्टिल का मतलब आपने एरिया का प्रोवाइड किया वहां पे, अब एरिया का कैसे प्रोवाइड किया, एरिया का कैसे प्रोवाइड किया, आपने 10 mm का बार, 10 mm का बार कहां पर, ये ऊपर, ये पीछे, आपने 10 mm का बार प्रोवाइड किया, कितनी स्पेसिंग पे 250 mm सेंटर स्पेसिंग पे, तो जो फ्लोरोसेंट वाला बार है इसकी स्पेसिंग कितनी मार्क कर रखी है 250 mm, इसी का मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, ये रहा, फिर जो 10 mm का बार है जो 250 mm स्पेसिंग पे सेंटर टू सेंटर, ये सपोर्ट के फेस से कितनी दूरी पे बाहर निकल रहा है, ये सपोर्ट के फेस से कितनी दूरी पे बाहर निकल रहा है, 0.3 दूरी पे बाहर निकल रहा है, तो एक तो आपकी 10 mm की बार आ गई, ये चीज। दूसरी कहानी आपका जो पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट था, जो आपका
टेक्सचर रिइंफोर्समेंट था, इसको आपने 0.25 पे कटिंग कर दिया ना, कटिंग मतलब 50% स्टील नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैंने इसको काटा नहीं था, 50% स्टील को बेंड करा के ऊपर ले गया, फिर 10 mm का डायमीटर वाला बार नीचे से ऊपर आया, ये दिखा रहा था। इसकी स्पेसिफिक क्योंकि ऑल्टरनेट बार बेंड किया, 50% कटिंग करना आपको ये सी पॉजिटिव, ये ऑल्टरनेट बार बेंड करके ऊपर लेके आया, इनकी स्पेसिफिक रखी हुई है 250 सेंटर टू सेंटर, ये भी आपको प्लान में दिखाया। ये जो रेड कलर वाले बार है नीचे से ऊपर आए, नीचे कितनी दूरी से ऊपर आ रही है, ये नीचे सपोर्ट से कितनी दूरी से ऊपर आ रहा है, 0.25 की दूरी से ऊपर आ रहा है, तो 0.25 L और 0.15 L के बीच में इनकी जो लेंथ है वो स्लैंडिंग लेंथ है, तो आपको इस प्लान में नहीं दिखेगी, फिर थोड़ी सी दिखे, तो ये टॉप फेस पे आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ 0.1 L, तो ये आपको दिखा रहे हैं ये वाले बार भी, इनकी स्पेसिफिक कितनी थी 250 सेंटर टू सेंटर थी। अब ये वाला रीजन देखो जिसको मैंने AST में माइनस बोल रखा है, मैंने कलर चेंज किया, बार का कोई कलर चेंज नहीं होता, सारे आपको एक ही कलर के दिखेंगे। तो इस AST नेगेटिव वाले रीजन में जो हमारे बार्स लगे हैं उनकी स्पेसिंग कितनी निकल गई है, 10 mm के सारे बार, और ये बार्स और मैंने और उनके बीच की स्पेसिंग कितनी बन गई 125 सेंटर टू सेंटर, तो जो मेरा AST माइनस था सपोर्ट के जस्ट ऊपर, उसकी स्पेसिंग कितनी चाहिए थी मुझे 10 mm के बार के बीच में स्पेसिंग चाहिए थी 125 सेंटर टू सेंटर। तो आपकी कंटेनमेंट वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, पार्ट्स को बेंड करके ऑप्टिमाइज भी करा दिया। अब शायद आप ये भी समझ सकते हो क्यों सारे पार्ट्स सेम डायमीटर करके थे, अब आप ये भी समझ सकते हो क्यों मैंने AST नेगेटिव AST पॉजिटिव सेम डायमीटर के बार को चूज किया था, वो इसलिए चूज किया था क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये चीज करनी थी, जिसको छूट गया, और अगर डायमीटर सेम नहीं होता आप ये चीज कर नहीं पाते, यहाँ पे परेशान हो जाते काट काट के बार, ये चीज जो बार बेंडर को उसे पता होता है, बार बेंडर का शेड्यूल होता है, शेड्यूल बना के देते हैं, उसको बस बताएं कि उसको कितने डायमीटर का बार कहां से काटना है या कहां से बेंड करना है। AST पॉजिटिव के ऊपर जाके AST, हां AST पॉजिटिव नेगेटिव तो बस वो हमारा मूवमेंट है, तो 10 mm का बारी नीचे वो सेकंड को रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर को रेजिस्ट कर रहा है, AST पॉजिटिव वाला बारी ऊपर जाके AST नेगेटिव बना है, क्योंकि AST पॉजिटिव वाले आधे बारों की जरूरत नहीं थी कहां पर, AST पॉजिटिव वाले आधे बारों की जरूरत नहीं थी कहां पर, सपोर्ट पे नीचे, और ऊपर जरूरत थी मैं नीचे से उठा के ले जाऊं ऊपर लेके, बॉटम से उठा के ऊपर ले आधे बारों, ये चीज रिपीट करना होगा पॉइंट्स पे बहुत बात करते हैं 5 मिनट बचे क्या होगा 5 मिनट पिक्चर में शेयर करिए, पिक्चर में क्या होगा अब पिक्चर तो भेजिए, हम इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है वो, इधर पिक्चर लगा ऐसा होता है, ये पिक्चर भेजी हुई है, इसका तो पूरा बारी नाच रहा है, तो चेक जो चीज बतानी थी आपको, अब जो चीज डिस्कस करनी थी, देखो ये हमारा AST पॉजिटिव है 50%, ये देखो बेंड होके नीचे से ऊपर आया, और इसके बगल वाली बार क्या जा रही है पूरी जा रही है, फिर से ये AST पॉजिटिव बाय हाफ बेंड होके नीचे से ऊपर आया, फिर इसके पास वाली बार ऊपर जा रही है, फिर ये AST पॉजिटिव बाय 2 बेंड होके नीचे से ऊपर आया, इसके बगल वाली बार क्या पूरी जा रही है, क्या चीज आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, तो ये सपोर्ट है हमारा, दिस इज सपोर्ट, एंड सपोर्ट वाली बीम है ये चीज, हां तो वो स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे, दैट क्लास स्लाइड कैन बी ऑब्जर्व, चलिए थैंक यू एवरीवन, बाकी तो और पिक्चर काम नहीं आएगी। क्लियर कोई कहानी, चलिए बाकी कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस हुआ, लिंक शेयर कर देना कोई, शेयर द लिंक शेयर कर दो भाई, अब इसको डिजाइन करना है आपको शेयर के लिए भी और बॉन्ड के लिए भी, चेक फॉर शेयर आल्सो फॉर बॉन्ड आल्सो, लिंक मैंने शेयर कर दिया, शेयर